Assalamu alaikum everyone. I would like to welcome you all for the FDP program. But before that, I would like to say two lines. कहते हैं मंजिल मिलेगी पर भटक कर ही सही, कहते हैं मंजिल मिलेगी पर भटक कर ही सही, गुमराह तो असल में वो है जो घर से निकले ही नहीं. Today we all stepped out. We will learn, we will grow together with this program. With this thought, I would like to welcome our Chief Patron Anwar Saeed Sir, our Chief Guest Dr. Jamal Akhtar Sir, our Guest of Honor Wasi Sir, Principal Sir Anis Sir and Patron Akhtar Saeed Sir. And to all the teachers, dignitaries, organizing team and the staff, you are the heartbeat of the program. I hope everyone is feeling fresh and lively today because it's Saturday, it's weekend. On the behalf of Jamia Tibia Deoband, I would like to welcome you all to the faculty development program on the topic management of lifestyle disorders through Unani medicine. But before that, I would like to call upon stage Mubarak Ayubi, first year BUMS batch, for the recitation of Holy Quran to seek the blessing of Almighty Allah. Mubarak, please come on the dais for the program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. There is a saying, इल्म वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है. इल्म वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है. और आज आप घबराइए मत, ये दौलत पे ना तो आपको GST देना पड़ेगा और ना ही टैक्स देना पड़ेगा और सिर्फ बढ़ेगी. तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी. आई वेलकम डॉक्टर अनवर सर, चीफ पेट्रन, फॉर द वेलकम एड्रेस of the guests. Anwar sir, please come on the podium. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो पहले मेहमान खुसूसी का माला पहनाकर इस्तकबाल करें और फिर मेहमान ज़ीवकार डॉक्टर वसी अख्तर साहब का माला पहनाकर इस्तकबाल करें. अख्तर साहब इस इदारे के सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सईद से भी दरख्वास्त है कि मेहमान खुसूसी और यूपी स्टेट के डायरेक्टर डॉक्टर जमाल अख्तर साहब का बुके देकर और माला पहनाकर दोनों उनका स्वागत करें, उनका ऑनर करें. सुनो, तुम लोग इसके सामने ना होते हैं. डॉक्टर वसी अख्तर का वेलकम करें और माला पहनाकर भी उनका स्वागत करें. क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा एकेडमिक है और आप देख ही रहे हैं कि ये QCI और NCISM का ज़ाब्ता है
तो पिछले साल से नए MSR आए, नए ज़ाब्ता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी है, NCISM से हम लेते ही आ रहे हैं। तो उस ज़ाब्ते के तहत बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इल्म में आ रही हैं, मालूमात हो रही हैं। उसी के ज़िम्न में ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक उन्वान से ये प्रोग्राम रखा गया है और ये कैश किया गया है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे डाइस पर तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर जमाल अख्तर साहब, जो डायरेक्टर हैं, जो उनसे हमारा ताल्लुक़ है, तो जमाल अख्तर साहब तो आप लोग शायद जानते ही होंगे कि यूपी स्टेट में इस वक्त जो डायरेक्टर यूनानी आयुष के ओहदे पर फायज हैं। और अब ये मज़ीद जो आपको प्रमोशन हुआ कि आप डायरेक्टर की हैसियत ऐसी होती है कि पूरे सिस्टम के हेड मतलब जो है वो होते हैं पूरा स्टेट का। स्टूडेंट्स अभी यहाँ बैठे हुए हैं कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे या करने जाएंगे, जो आपसे पहले भी गए हैं, तो जब तक डायरेक्टर की NOC नहीं होगी तब तक आप इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये अहम वो होता है। बाकी टीचर्स जो हैं इनसे भी रिलेटेड डायरेक्टर का होता है रिलेशन, कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई कराना, या तकर्रुर अगर वैकेंसी निकली है, अभी जैसे अभी स्टेट यूपी में वैकेंसी निकली है तो लोक सेवा आयोग में डायरेक्टर उसमें एक्सपर्ट की हैसियत से बैठे रहते हैं। बहरहाल इसलिए बता रहा हूँ कि तालियों में कोई कमी ना होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एक आध ताली कम हो जाए तो कोई ENT वाले जो एप्लीकेंट हैं उनका तकर्रुर रुक जाए, कोई स्टूडेंट तो इसलिए दूसरा हमारे जो आज के गेस्ट स्पेशल गेस्ट जी वक़ार मेहमान जी वक़ार डॉक्टर वसी अख्तर साहब, इनका भी तारुफ कराता चलूँ। जामिया तिब्बिया देवबंद मैं कहूँगा एजुकेशन की ऐसी फैक्ट्री है जिसने तकरीबन अपने 30 से 40 साल का जो सफ़र, इनका चौथी दहाई चल रही है इसको कायम हुए, कि बहुत अच्छे यहाँ से टीचर दिए गए जो यहाँ टीचिंग करके और अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। आप ये देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट बेंगलोर जिस वक्त कायम हुआ, NIUM बीज इंस्टीट्यूट, तो उसमें मोस्टली स्टाफ 7-8 लोग जामिया तिब्बिया देवबंद में जो टीचिंग कर रहे थे उनका फर्स्ट डे सिलेक्शन हुआ, और साथ साथ जो पहला स्टूडेंट क्वालिफाई करके वहाँ नीट क्वालिफाई करके PG में सिलेक्शन हुआ डॉक्टर परवेज़ रहा, वो भी जामिया तिब्बिया देवबंद का स्टूडेंट था, नेशनल इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद, वहाँ तकरीबन 5 लोग लास्ट ईयर वो खुला, ओपन हुआ, उसका ओपनिंग हुई और 5 टीचर हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आप जिस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं वसी अख्तर साहब, जामिया हमदर्द में आप इस वक्त मुआलजा डिपार्टमेंट में टीचिंग की हैसियत से हैं, और आप भी 2011 में तकरीबन 1.5 साल जामिया तिब्बिया में मुआलजा डिपार्टमेंट में एज ए टीचर अपना तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जमाल अख्तर साहब तकमील-उत-तिब कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज लखनऊ से, वहाँ 3-4 टीचर ऐसे हैं जो जामिया तिब्बिया में टीचिंग कर चले गए। उनका दूसरा कॉलेज इलाहाबाद में है आपके अंडर में गवर्नमेंट, वहाँ काफ़ी लोग हैं, अलीगढ़ में बहुत लोग हैं। मतलब कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जामिया तिब्बिया की नुमाइंदगी ना हो रही हो। तो वसी अख्तर साहब का ताल्लुक़ चूँकि वहाँ से जामिया तिब्बिया से, इसलिए मैं तारुफ़ कराता हूँ क्योंकि आपके सामने तो अभी पहली मरतबा आपकी आमद हुई है। तो जामिया तिब्बिया से निस्बती आज इत्तफ़ाक़ था कि PG डिपार्टमेंट में हमारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। दूसरा मैं कह रहा था कि जो जामिया तिब्बिया देवबंद का, मैं डायरेक्टर साहब का मुखातिब करते हुए कहूँगा कि जामिया तिब्बिया देवबंद में आपका ये AIGPT टेस्ट 2012 से शायद 11 से शुरू हुआ। तकरीबन 55 स्टूडेंट हमारे AIGPT क्वालिफाई करके PG कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ जॉब में लग गए हैं। तो फर्स्ट जो PG टेस्ट हुआ था उसमें जामिया तिब्बिया देवबंद के 13 स्टूडेंट ने उस टेस्ट को बीट किया और वो क्वालिफाई करके डिफरेंट कॉलेजेस में, आपके यहाँ खुद तकमील-उत-तिब कॉलेज में कुछ बच्चे PG कर रहे हैं, हमारे यहाँ से फारिग हैं, फसी साहब की बेटी कर रही हैं, दूसरे 2-3 ये अरीबा और कौन कर रहे हैं, हाँ जी। तो बहरहाल ये इशरत की आवाज़ आ रही है शायद इंटर्न्स के लिए भी, और जो अभी हमारे यहाँ इंटर्नशिप करके बच्चे गए, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट के ताल्लुक़ से जो बात है कि पहले अक्सर ये होता था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में माशाल्लाह पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छा स्टाफ होता है, तो जामिया तिब्बिया देवबंद भी आपके नक्शे कदम पर चलता है और देखता है कहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सेकंड प्रोफ का रिज़ल्ट अभी आया है।
तो टॉप 10 में जामिया तिब्बिया देवबंद नंबर 1 पर है। और टॉप 10 में 10 बच्चों में 3 बच्चे हमारे टॉपर हैं। 10 बच्चों में 3 नुमाइंदगी हमारे कर रहे हैं। तो हमने आपसे सीखा, आपसे देखा, और आपका पहले तो एक होता था थोड़ा सा आदमी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, भाई हम प्राइवेट वाले हैं तो गवर्नमेंट वालों में फ़र्क होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, तदरीसी मामलात में आप देखिए कि फर्स्ट इंस्पेक्शन हुआ QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का लास्ट ईयर, और पूरे इंडिया में 5 कॉलेजों में A ग्रेड में जामिया तिब्बिया देवबंद का नाम था, जिसको लेना, A ग्रेड को लेना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी भी हमारे यहाँ QCI का इंस्पेक्शन हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है और अल्लाह ताला पर यकीन भी है कि हम A ग्रेड पर फायज रहेंगे। वो जो हमारा A ग्रेड है उससे हमें नीचे, जिस तरह की मेहनत स्टाफ ने की, टीचर्स ने की, स्टाफ माशाल्लाह मुस्तकिल आ जा रहे हैं। अभी आपने फिर अभी वैकेंसी स्टेट में निकलवाई तो 5-6 लोग मैं देख रहा था, फिर बार बार नए लोग जो अभी 2-2, 3 दिन पहले ज्वाइन किए हैं वो फॉर्म फिल करा रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका तकर्रुर होगा और फिर कोई नए लोग आएंगे। बहरहाल ये सिलसिला है, दुनिया का आना जाना लगा रहता है, ऐसे भी और वैसे भी। तो चूँकि ये प्रोग्राम जो है खालिस टीचर्स के लिए है तो स्टूडेंट्स को इसलिए रखा गया था तो कि मुस्तकबिल में हो सकता है आप भी गवर्नमेंट टीचर बने और आप भी उस लाइन में आए, आप भी डायरेक्टर बने, आप भी वसी अख्तर साहब की तरह हमदर्द और अलीगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर बने। तो आपको आज ही से जब ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी, उस स्टेज से, उस लाइन से होकर आप जब गुजरेंगे तो वहाँ आपको फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए आपकी जो शमूलियत है वो इसलिए रखी गई है। खालिस टीचर्स का प्रोग्राम था। और टीचर का डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए टीचर्स जो अपने आप में डेवलप होते हैं, और कुदरत जो है वो किसी को जो जिम्मेदारी देता है तभी देता है जब उस लायक होता है। तो इनको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि एक सिस्टम बना है तो इसलिए प्रोग्राम का जो इनकाद किया गया वो किया गया। बहरहाल जहाँ कमी है, जैसे आप अभी देख रहे थे QCI का इंस्पेक्शन हो रहा था कि बहुत सी चीज़ों में हम ये देख रहे थे कि भाई ये कुछ अननेसेसरी, कुछ ज़्यादा हो रहा है, विजिटर कुछ ज़्यादा पूछ रहे हैं, कुछ जगह ज़्यादा। ऐसा नहीं है, वो सब सिस्टम में पहले से चली आ रही हैं। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंटल सेमिनार होते थे, शुरू से होते थे, जब तक नॉर्म्स में नहीं थे, जब भी होते थे। स्टूडेंट्स के जो लेक्चर होते थे, स्टूडेंट के कॉन्फ्रेंस सेमिनार हम क्लासेस में कराते थे, पहले से होते थे। लेकिन अब क्या है, हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना है। QCI और NCIS ने मिलके जो बनाया है, काम सब हो रहे थे, सभी जगह हो रहे थे। जो अच्छे इदारे चल रहे थे उनमें तो चल ही रहे थे काम, लेकिन रिकॉर्ड नहीं रखे जा रहे थे। अब आपको हर चीज़ का, आपको मसलन तशरीउल बदन है फर्स्ट ईयर में, तो तशरीउल बदन में हर बच्चे को 40 या 20 उसमें सेमिनार कॉन्फ्रेंस करनी है, ग्रुप डिस्कशन करने हैं 20 के करीब। तो ये आप सब्जेक्ट वाइज अपना बच्चे डिटेल लेकर ऑफिस से, और टीचर्स को अगर याद ना रहे तो पूरा उसमें अपना उन्हें याद दिलाकर अपने सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस वो सारे आप करिए, क्योंकि उससे आपको क्या है कि वो आपके फ्यूचर में काम आएंगे और प्रैक्टिकल में भी वो चीज़ें देखी जाएंगी आपकी। अभी क्या है कि हम लोग ब्लैंक हैं, हमारे टीचर्स को भी मैं नहीं कहूँगा कि, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं देखता हूँ कि हम दूसरी चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट में बैठ के जो टाइम टेबल बने हैं, LH है, नॉन LH है और थ्योरी पीरियड है, वो उनका कोई मकसद है, वो बड़ा सोच समझ के टाइम टेबल और नॉर्म्स फॉर्म किए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट डे से चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इस प्रोग्राम में जिन लोगों के लेक्चर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उन लेक्चर से फ़ायदा होगा, इदारे को भी होगा और जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसी के साथ चूँकि प्रोग्राम लेट है, 12 बजे शुरू होना था और ये 6 घंटे का प्रोग्राम होता है, तो मैंने जो प्रोग्राम की जो कंडक्ट कर रही हैं डॉक्टर इकरा, बहुत अच्छे अंदाज में मैं देख रहा था। QCI का इंस्पेक्शन हुआ था, कहना नहीं चाहिए क्योंकि सभी लोग बराबर काम कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर इकरा का जो जिम्मेदारी मैंने देखी थी कि जितना वजूद उनका खुद का है, वज़न जितना है, उससे ज़्यादा मटेरियल वो विजिटर्स के, QCI विजिटर्स के सामने लेकर जा रही थी। ये बड़ी खूबी की बात थी और मतलब वो अच्छा लगता था। और विजिटर भी उन्हें ही बार बार, वैसे मुझे लगता है शायद 1-1.5 घंटे में इनको छोड़ा था उन लोगों ने, हर चीज़ का जवाब इनके पास था। तो मैं दूसरे लोगों से भी इस चीज़ की तवक्को करता हूँ और ये चीज़ें उनकी मुस्तकबिल में काम आएगी कि सभी लोग फर्स्ट डे से जो हमारी कमियाँ थी
उनको अपना वो पूरा करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे ताकि नेक्स्ट QCI हो तो वो कोई प्रेशर में ना हो, नेक्स्ट NCISM हो तो लोग आ कहें फुल कॉम्पिटेंट स्टाफ है, 100% ये फुलफ़िल कर रहे हैं नॉर्म्स और वो सारे ज़ाब्ते हम पूरे करें। इसी के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो अच्छी बात है, आपने मेरी उम्र कम समझी, लड़कियों की तो वैसे भी उम्र कम ही समझनी चाहिए। और अनवर सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ इतनी तारीफ़ करने के लिए और मुझे कवर करने के लिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था अनवर सर सनशाइन की तरह हैं, पर वो सूरज की सनशाइन नहीं, सर के लिए हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। Now I would like to call upon dais नवेद सर माला पहनाने के लिए वसी सर को। अब मैं आसिफ सर को बुलाना चाहती हूँ माला से स्वागत करने के लिए जमाल सर का। अब मैं हसीब सर को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ बुके से स्वागत करने के लिए वसी सर का। मैं फसी सर को बुलाना चाहती हूँ बुके से स्वागत करने के लिए जमाल सर का। कर दिया ना जमाल सर का। Moving towards our first session, but remember, FDP is not about stress. It's about sharing, smiling और धीरे धीरे ये देखना कि ये सेशन कब शुरू होंगे और कब ख़त्म होंगे। तो फर्स्ट सेशन के लिए I would like to call Anis sir, our principal and professor of anatomy, Jamia Divya Deoband, and former professor of State Unani Medical College, Allahabad, on the topic COVID-19 management through Unani medicine. Sir, please come on the dais for presentation. Please give a huge round of applause to Anis sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअतबर मुकाम प्रोफेसर जमाल अख्तर साहब, निदेशक यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार, काफ़ी वक्त आपके साथ आपकी हमनवाई में लखनऊ इलाहाबाद में गुजरा। गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब डॉक्टर वसी अख्तर साहब, ये भी मेरे साथ में एक मुद्दत तक जामिया तिबिया में रहे। चीफ पैटर्न डॉक्टर अनवर सईद साहब, पैटर्न डॉक्टर अख्तर सईद साहब, असातिज़ाए कराम और अज़ीज़ तलबा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर थ्रू द यूनानी मेडिसिन। जब कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था तो उस वक्त मैंने कोविड-19 पर एक लेक्चर तैयार किया था, जिसका कुछ हिस्सा, जिसका कुछ अंश अखबारात की ज़ीनत भी बना। जब डॉक्टर इकरा ने मुझे इसके लिए कहा, चूँकि पहले से एक लेक्चर तैयार था तो मैं इसके लिए फ़ौरन तैयार हो गया। हालांकि कोविड-19 अब गुज़िश्ता दिनों की याद बन गया है, खुदा करे कि ऐसा ही हो और आइंदा इस तरह की महामारी कोई हमारे सामने ना आए। लेकिन एक मर्ज़ है जिनका किताबों में तज़किरा है, बहुत सारे अमराज हैं, किसी भी वक्त लाहक हो सकता है, किसी को भी लाहक हो सकता है। तो
इस तरह से मैं कोविड-19 एक तफसीली मुताला और मैनेजमेंट थ्रू द यूनानी मेडिसिन के ऊपर अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। Now I would like to call upon stage our guest of honor, Wasi sir. He is faculty of Jamia Hamdard, New Delhi. He is actively engaged in learning, teaching, research and multiple publications. You know a quote in Hindi, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, पर आजकल तो हम देखते हैं तंदुरुस्ती जो है व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट मैसेज हैं. Will not do copy paste messages and he will share his wisdom of Unani medicine and will not say no to gulab jamun and treadmill start kar do. Please Wasi sir, come on podium for your lecture. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अनवर सईद साहब का कि उन्होंने हमें मदऊ किया कि इस गुलिस्ता में आकर मैं अपने कुछ ख़यालात पेश करूं। जैसा सर ने बताया, मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ की इब्तिदा है वही जामिया तिब्बिया से हुई। मैं 2010 में और 2011 में यहाँ एज ए टीचर ज्वाइन किया था और तकरीबन 1 साल 8 से 10 महीने मेरी यहाँ पर जॉब रही। देन आई मूव टू अलीगढ़ और तकरीबन 5 साल मैंने AMU में खिदमत अंजाम दिया और उसके बाद से 2018 से मैं जामिया हमदर्द में हूँ। और इजाज़त तो मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊँ सर। वैसे ये प्रोग्राम तो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉपिक्स इसमें थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हाउ टू कंडक्ट टीचिंग और इवेल्युएशन, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एक टॉपिक दिया गया, मैं इस पर बात करूँगा और उसके बाद फिर हम आएंगे कि टीचिंग मेथड्स क्या होनी चाहिए। लेकिन जो शर्त इन्होंने लगाई है वो मुमकिन नहीं है, मीठा तो बंद करना पड़ेगा। ये जानने से पहले कि लाइफ स्टाइल जो टॉपिक है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स विद यूनानी मेडिसिन, पहले ये जानना ज़रूरी है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते क्या है। तो इसका एक दूसरा नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, NCDs। और आज के दौर में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। और ये वो डिजीज़ होते हैं जो पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप होते हैं। तो इसका नाम NCDs भी है और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स भी है। जो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ होती हैं लाइफ स्टाइल्स में वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जैसे हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है और डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह। एक वक्त था कि जब कम्युनिकेबल डिसीज़, जिनको हम इन्फेक्शियस डिसीज़ करते हैं, उनके बारे में बहुत बात की जाती थी और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात, सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी वो कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से हुआ करती थी। आज से ज़्यादा पहले नहीं, अगर 25-30 साल पहले ही बात करें तो कोई अपने आप को बताना पसंद नहीं करता था मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, TB। छिपाते थे इस बात को। जैसे आज के वक्त में किसी को एड्स हो जाए तो वो छिपाते हैं, किसी को पता न चले। ऐसे TB को लोग छिपाते थे कि पता न चले कि मुझे TB हो गया, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो और एक से दूसरे में स्प्रेड होता है और उसका मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो बहुत ही कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से, इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाया करती थी। ये वो डिसीज़ दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। लेकिन वक्त के साथ साइंस ने बहुत तरक्की करी और बहुत सारे अच्छे एंटीबायोटिक्स आ गए। अब हम बहुत रेयरली सुनते हैं कि किसी की मौत ट्यूबरक्लोसिस से हो गई, बहुत रेयरली सुनते हैं कि किसी की मौत टाइफाइड से हो गई, मलेरिया से हो गई मौत। ये चीज़ें अब सुनने को नहीं मिलती हैं। जब ये एंटीबायोटिक्स नहीं मौजूद थे तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुआ करती थी वो कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से हुआ करती थी, इन्फेक्टिव डिसीज़ की वजह से हुआ करती थी। सो थैंक टू द कम्युनिटी जिन्होंने डेवलपमेंट के एंटीबायोटिक्स, हैट्स ऑफ देम। हाँ, सो वाई NCDs आर अ कंसर्न टुडे। आज उसकी बात हम क्यों करने लग गए? जब एंटीबायोटिक्स आ गई और बहुत हद तक हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को हमने कंट्रोल कर लिया, बहुत सारे वैक्सीन्स आ गए हमारे पास, बहुत अच्छे एंटीवायरस और एंटीवायरल और एंटीबायोटिक मेडिसिन आ गई, तो आज के वक्त में ये देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है, मॉर्टेलिटी ओवरऑल द वर्ल्ड, वो सबसे ज़्यादा NCDs की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से। ये हमने WHO का डाटा लिया, 2024 में पब्लिश हुआ है। बात इन्होंने 2021 की करी है
कि NCDs किल एटलीस्ट 43 मिलियन पीपल इन 2021, जबकि कोविड चल रहा था उस वक्त में, इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ नॉन पैंडेमिक डेथ्स। जो डेथ कोविड के अलावा हुई थी दूसरे बीमारियों से, उन बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो मौत हुई थी 75% वो सिर्फ NCDs की वजह से हुई थी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से, जिनमें से सबसे टॉप पे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है दैट अकाउंट्स फॉर मोस्ट NCDs, 19 मिलियन डेथ्स इन 2021। उसके बाद सबसे ज़्यादा डेथ हुई कैंसर की वजह से, उसके बाद सबसे ज़्यादा डेथ हुई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस की वजह से, फिर डायबिटीज़ की वजह से। ये जो 3-4 बीमारियां मैंने लिस्ट करी हैं, दे आर नाउ द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अराउंड द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो मॉर्टेलिटी है वो इन्हीं डिसीज़ की वजह से है। तो आज के वक्त में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट देखना चाहें, चाहे वो CCRUM का हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का हो, ICMR का हो, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो जो उनके थ्रस्ट एरियाज़ दिए होते हैं कि किस पे प्रोजेक्ट ज़्यादा दिए जाएंगे, तो उनमें यही हमें NCDs देखने को मिलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और उसमें यूनानी बहुत कुछ कर सकता है ना। क्यों कर सकता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द NCDs आर क्रॉनिक इन नेचर। एक्यूट कंडीशंस के मैनेजमेंट के लिए बेस्ट, हम भी अपने किसी को या किसी पेशेंट को, किसी रिलेटिव को यूनानी का ट्रीटमेंट देना प्रेफर नहीं करेंगे एक्यूट कंडीशन में। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक डिसीजेस जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त में यूनानी सबसे अच्छा है। उस वक्त में हम खुद भी और अपने रिलेटिव्स को भी ये एडवाइस नहीं देते हैं कि आप एलोपैथी कंटिन्यू करिए, ठीक है? क्यों? इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक मर्ज़ का इलाज करने चले थे और इलाज ने ही दूसरे मर्ज़ का तोहफा दे दिया। किसी को ऑर्थराइटिस है, सीवियर ऑर्थराइटिस है किसी को, जाहिर सी बात है जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनका जो सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट आता है वो आता है गैस्ट्राइटिस का। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म तक किसी ने कंटिन्यू कर लिया तो फिर आएगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी पर, हिपेटोटॉक्सिसिटी पर आएगी बात, है ना। तो एक चीज़ का इलाज करने जाते हैं लेकिन उस इलाज के नतीजे में दूसरी बीमारियां हमें मिल जाती हैं। सो द फिजिशियंस एज वेल एज द पेशेंट्स, सब लोग ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए, एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा कोई रास्ता मिल जाए, कोई वे आउट हो जो सेफ हो, उसकी तलाश में है। और उसमें इसकी भी परवाह नहीं करते कि पैसे कितने खर्च होंगे, बस वो सेफ होना चाहिए और जिस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो और बॉडी को लीस्ट हार्म हो, कम से कम नुकसान हो, उसकी तलाश रहती है। यहाँ पर हम यूनानी से उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हम जब यूनानी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है इन दो अल्फाज से, इलाजो तदाबीर। हम आमतौर से सिर्फ इलाज नहीं कहते हैं, इलाजो तदाबीर। और इसमें ये तीन चीज़ें अगर हम इनको बरोएकार लाएँ, असबाब ज़रूरिया में तसर्रुफ़, यह गलती होगी, सौद से होता है तसर्रुफ़, इलाज बिल तदबीर और इलाज बिल दवा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, अगर हम इनको बतदरीज इस्तेमाल करें NCDs के ट्रीटमेंट में तो हमें खातिर खा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन यूनानी ही क्यों? क्योंकि यूनानी सेफ़ है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आज के वक्त में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो फार्मा इंडस्ट्री में है। सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री वाले, कमाने नहीं कमा रहे हैं। जो दवाएं सस्ती होती हैं उसे कोई लिखता नहीं है और जो दवाएं लिखते हैं वो काफ़ी महंगी होती है। वो उनका एक फॉर्मुलेशन कोई भी बनाते हैं वो लोग, उसको पेटेंट करते हैं, 20 साल के लिए पेटेंट हो जाता है और उसकी प्राइस वो अपने एतबार से रख सकते हैं। 19वां साल आते आते वो उसका कोई भाई तैयार कर देते हैं, उसको लॉन्च कर देते हैं। ये तो होता है। पेंटोप्राजोल था, वो चला गया, लेंसोप्राजोल आ गया, दूसरा भाई तैयार 19 साल के बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट में कीमत हमें अपने एतबार से रखनी। 20 साल के बाद वो ओपन मार्केट में चला जाएगा, कोई भी उसको बना सकता है, उसकी कीमत डाउन हो जाती है। भला हो यूनानी का, कराबादी दवाओं का। कराबादीन में जो दवाएं दर्ज कर दी गई हैं
जवारिश जालिनुस हो, माजून दबिदुल वर्द हो, 100 साल पहले जो नुस्खा था वही नुस्खा आज भी है, वही नुस्खा आज से 100 साल के बाद भी रहेगा, किसी की इजारादारी नहीं उसमें। इसलिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे साथ कि हम सेफ भी दवाएं देंगे और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा। जब ओपन मार्केट में हर कंपनी उसको बना रही है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट उसकी कम आएगी, कंपटीशन चलेगा फिर, है ना, किसी एक की मोनोपोली नहीं होगी फिर। दूसरी बात होती है नेचर फ्रेंडली मेडिसिन। जो दवाएं हमारी यूनानी की होती हैं वो या तो हर्बल ओरिजिन की होती है, मिनरल ओरिजिन की होती है, एनिमल ओरिजिन की होती हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली कह सकते हैं, केमिकल्स नहीं होते हैं। वो हमारी कई मरतबा हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों से इलाज कर देते हैं जो चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। किसी को सीवियर फ्लैचुलेंस हो गया, कोई खाना ऐसा खाया जो जिसकी वजह से नफ़क़ शिकम हो गया, फ्लैचुलेंस बहुत क्रिएट हो गया, पेट में तकलीफ़ हो रही है, अजवाइन रखी रहती है, अम्मी पूड़ी में डालती हैं, पूड़ी में और एक चम्मच अजवाइन लेकर उसका जोशांदा बनाए, मरीज़ को पिला दे, थोड़ी देर के बाद राहत हो जाती है। मेडिसिन है। जो भी नुस्खे तैयार होते हैं, चाहे वो खमीरा का हो, माजून का हो, हब का हो, उनमें बहुत सारे अज्जा ऐसे होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम ऐसे अज्जा होते हैं जो बहुत नायाब हो। तो कॉमनली चीज़ें मिल जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, उसमें एडल्ट्रेशन के भी चांसेस नहीं होते, सस्ती दवाएँ होती हैं। तो जो लोग सस्ती दवाओं से इलाज करते हैं वो कामयाब होते हैं क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो लोग महंगी दवाओं से इलाज करेंगे उसमें एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उतनी इफ़िकेसी नहीं मिलेगी फिर उसमें। दूसरी बात जो यूनानी मेडिसिन की है इन दवाओं के अलावा ये है कि हम जो इलाज करते हैं वो हम करते हैं इलाज मरीज़ का, हम मर्ज़ का इलाज नहीं करते हैं। ये दो बातें लिखी है, ट्रीटिंग द रूट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दो मिसालें हैं मेरी कि जब किसी पेड़ के पत्ते में खुश्की आने लग जाती है या पेड़ पर फल कम आने लग जाते हैं तो हम ये नहीं करते हैं कि हम पत्तों का अलग से इलाज करें या फलों में ही कुछ करें। हम क्या करते हैं, हम जड़ में इलाज करते हैं उसका। पानी कहाँ डालना होता है, जड़ों में डालना होता है, पत्तों पे नहीं डालना होता है। खाद कहाँ डालना होता है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ डालने होते हैं, जड़ पे डालना होता है। ये काम हमारा यूनानी मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का किया जाता है ना। दूसरी मिसाल इलेक्ट्रिसिटी की है, जैसे पंखे चल रहे हैं, यहाँ पर लाइट चल रही है, ये कंप्यूटर चल रहे हैं, सारे डिवाइसेस जो हैं वो जितने बिजली से चल रहे हैं वो सब बिजली से चल रहे हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सही कर दी तो सारे डिवाइसेस चलेंगे, सारे सही काम करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी में ही प्रॉब्लम हो तो आपके पास कितनी अच्छे से अच्छे डिवाइस रखा हो, जब बिजली नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा आपका, है ना। तो यूनानी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट, हॉलिस्टिक अप्रोच। बुकरात ने जो बात कही है कि असल मुआलिज तबीयत होती है, असल मुआलिज तबीयत होती है, तबीब का काम तबीयत की मुआवनत करना है, मदद करना है। हम इतना करते हैं कि तबीयत को मजबूत कर देते हैं, बाकी काम उस पर छोड़ देते हैं। ये खूबी है हमारी यूनानी मेडिसिन की। एक एक करके फिर आगे चलेंगे। अब अगर हम एनसीडीज़ की बात करें तो सबसे कॉमन इसमें सबसे ऊपर नाम आता है इनका कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का। इसका ट्रीटमेंट अगर कहें असबाब सित्ता से शुरू करें अगर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वेट मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क पर जो लोग होते हैं वो होते हैं ओबेस पीपल। अगर किसी का आपने वेट कंट्रोल कर दिया तो वेट कंट्रोल के साथ साथ उसके लिपिड्स भी कंट्रोल हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्प्रूव इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो ऊपर लिखा है ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग, ये हिदायत ये नीचे जो लिखे डॉक्टर आरिफ मुस्तकीम है, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेरी इनकी कई बार मुलाकात हुई। अलीग हैं, अलीगढ़ से उन्होंने MBBS किया है, वहीं से MD किया है, फिर बाद में DM किया है कार्डियोलॉजी से। उनकी ये राय होती है हर किसी को, ये कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद 30 से 45 मिनट तक आप ब्रिस्क वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। तो वो बहुत कहते हैं इस चीज़ को कि अगर आप इसकी पाबंदी कर लें कि फ़जर की नमाज के बाद ब्रिस्क वॉक करें, दो चीज़ इसमें आ जाती है। एक तो फ़जर की नमाज सुबह उठना है, जब सुबह उठना है तो आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा, रात में जल्दी सोना पड़ेगा, और उसके बाद ब्रिस्क वॉक करें। तो ये जो वॉक है
30 से 45 मिनट का, उससे इतने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं हम सोच नहीं सकते हैं। अब चीज़ें निकल के आती हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक तो ये ब्रिस्क वॉक से वेट मैनेजमेंट होगा, वेट कंट्रोल हो जाएगा, इससे कार्डियक फंक्शंस इंप्रूव होते हैं। जो हमारी सेडेंटरी लाइफ है, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं हर वक्त, तो कार्डियक फंक्शंस बहुत स्लगिश हो जाती हैं हमारी। लेकिन जब हम चलना शुरू करते हैं तो उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, दिल की धड़कनें तेज़ होती है शुरू में, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो पेस मेंटेन हो जाता है, फिर दिल की धड़कनें हमें महसूस नहीं होती। वॉक हमारी अब भी चल रही होती है लेकिन दिल की धड़कनें हमें पाल्पिटेशन फिर नहीं होता है। इससे क्या होता है, ये कार्डियक एक्सरसाइज चल रही, कार्डियक फंक्शन इंप्रूव होता है। और तीसरी चीज़, इट इम्प्रूव्स वास्कुलर हेल्थ। जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज़ तेज़ चलते हैं, तो बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट होता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड वास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को भी एंजाइना जैसी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये ऐसा है जैसे कह सकते हैं कि मतलब शिफा जिसमें रखा है असल वो ये है कि अगर उन्होंने यही काम शुरू कर दिया मॉर्निंग वॉक, तो बहुत सारी परेशानियां उसकी इसी से दूर हो जाएंगी। दूसरी बात हेल्दी डाइट की है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अपने मरीज़ों को जो परहेज़ बताता हूँ वो रिलेटिव बताता हूँ, एब्सोल्यूट नहीं। अगर आपने किसी को एब्सोल्यूट परहेज़ बताया वो कभी नहीं करेगा। आपने कह दिया मीठा नहीं खाना है, उसका सबसे ज़्यादा तबीयत मीठा खाने को चाहेगी। आपने कहा कि तली हुई चीज़ें नहीं खाना, सबसे ज़्यादा तबीयत तली हुई चीज़ों की खाने की आएगी। मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, शादी में भी जाइए, सब खाइए, लेकिन रिलेटिवली कम खाइए। सब लोग अगर 2 रसगुल्ले खा रहे हैं, आप आधे पर इक्तिफा करिए। सब लोग 1-1 आम खा रहे हैं, आप 1 काश खाइए, 1 टुकड़ा खाइए उसमें से। फिर क्या होगा, वो जो उसको ख्वाहिश होती रहती है, क्या कहते हैं उसको, बहुत तेज़ इंटेंसिटी होती है किसी चीज़ की, क्रेवेज है, कार्वेज, क्रेविंग, यस क्रेविंग, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसकी आपने सख्ती से मना कर दिया नहीं खाना है, वो क्रेविंग होने लगती है उसी की, वही खाने को दिल चाहता है उसका। तो जब परहेज़ बताएं, हेल्दी डाइट ज़रूर बताएं, लेकिन उसमें कहें कि आप ये चीज़ें खाएं पर इसको कंट्रोल वे में खाएं, तो उसकी डाइट भी मेंटेन हो जाएगी, जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी सब कंट्रोल हो जाएंगे। अब जब हम डाइट हेल्दी देंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और वेट भी उसका कम होता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं। कुछ दवाएं भी है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ तदाबीर से काम चलाएं, पैसे सारे बचा दें मरीज़ के, थोड़े से खर्च करने चाहिए, वरना फिर वो अपना इलाज नहीं कराएगा। ये दवाएं हैं, कुछ बहुत मशहूर मारूफ दवाएं हैं। खमीरा आबरेशम सादा है, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला है, माजून सियर उलवी खां है, अर्क़बेद मुश्क है, छाले अर्जुन सुम्बुलती बादरंज बोया वगैरह के मुरक्कबात इस्तेमाल करा सकते हैं इसमें। और जो एक अहम चीज़ है, ये अलग से लिखा है मैंने, नौमो यक़ज़ा में एतदाल। अभी आप आज के वक्त में पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 का इलाका है पुरानी दिल्ली का, अगर वहाँ चले जाएँ, मार्केट सारी की सारी 12 बजे के बाद खुलती है, 6 बजे मार्केट उनकी बंद हो जाती है, 6 से 8 बजे, और खाने की चीज़ें रात के 3 बजे तक मिलती है। और सारे नौजवान आपको 3-4 बजे तक फ्राइड, रोस्टेड, वो यानी जो दुकानें होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं और ये सब लग जाती हैं रास्ते पर, फ्राइड्स। रात में जगते हैं देर तक, सुबह देर तक सोते हैं, और जो बीमारियां उसके साथ पैदा हो रही है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह ने दिन को माश हासिल करने के लिए बनाया है और रात को सुकून हासिल करने के लिए बनाया है। अगर हम उसकी तख्लीक की हुई चीज़ में ज़्यादा तसर्रुफ़ करेंगे, ज़्यादा फेर बदल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है, पाइनियल ग्लैंड, उसको अंधेरा चाहिए, पाइनियल ग्लैंड को अंधेरा चाहिए, तभी जाके सुकून मिलेगा, है ना। तो ये जो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं नौमो यक़ज़ा के एतबार से, अगर उसमें भी डाइट के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने घंटे सोना है और जब सोना है उस वक्त सोया जाए, जब जगना है तब जागा जाए, फजर के वक्त में उठा जाए, आबो हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, मॉर्निंग वॉक पर निकलें आप, सुबह आकर के नाश्ता करें बादशाहों की तरह, फिर काम पे जाएं, दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, हल्का सा खाना खाएं, इतना ना खाएं कि नींद आने लग जाए, फिर शाम में उसके बाद ये कहा जाता है कि शाम का खाना, रात का खाना बिल्कुल फ़कीरों की तरह हो। अगर इस पर अमल पैरा हो जाए तो ये जितनी NCDs हैं ये सब हमसे कोसों दूर चली जाएगी इंशाअल्लाह।
दूसरी बात करते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर एंड लोकोमोटर डिसीज़ की। ये NCDs में बहुत कॉमन है और 1-2 दिन के ट्रीटमेंट से ठीक भी नहीं होते ये। किसी को शियाटिका हो गया, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो गई, लंबर रेडिकुलोपैथी हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई। ये वो सारी बीमारियां हैं जिनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म और कभी कभी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो ठीक तो होता नहीं, कंट्रोल करके रखना पड़ता है, मैनेज करके रखना पड़ता है। अगर हम उनके ट्रीटमेंट के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेंगे दैट विल कॉज गैस्ट्राइटिस, ओपियोइड्स लेंगे जैसे ट्रामाडोल वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ड्रॉजीनेस आता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कंप्लेंट्स आ जाती हैं। मोर ओवर मेनी नोन एंड अननोन हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड निफ्रोटॉक्सिसिटी, बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं चलता ये क्या कर रहा है, और पता तब चलता है जब हमारे ऑर्गन्स किसी के फेल हो चुके होते हैं, तब पता चलता है कि ये नुकसान हुआ इसका। तो इस वजह से लोग यूनानी की तरफ आ रहे हैं। यूनानी क्या ऑफर कर सकता है? सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो पहले बात कर चुका हूँ मैं। मैनेजमेंट विथ इलाज बिल तदबीर थेरेपीज, जैसे हिजामा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर में 2 MD स्टडीज़ हो चुकी हैं शियाटिका पर, जिसमें हिजामा कराया, और तीसरी अभी चल रही है। और इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि मरीज़ 3 महीने तक तो भूल जाता है दर्द को। अगर किसी को हर 3 महीने के बाद एक बार हिजामा कराना पड़े और उसके शियाटिका के दर्द में आराम हो जाए, खुशी खुशी कराने आएगा। एक तो रोज़ रोज़ की दवा लेना मुसीबत, फिर दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स वो मुसीबत। तो अगर किसी को हिजामा 3 महीने में, 4 महीने में या 2 ही महीने में एक बार कराना पड़े, लेकिन उसकी वजह से अगर उसका पेन कंट्रोल हो जाएगा, सब खुशी खुशी करा रहे हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो। दल्ग है, असबाब सित्ता ज़रूरिया में मॉडिफिकेशंस हैं एटलीस्ट, और फिर उसके बाद बारी आती है मेडिसिन की। मेडिसिन भी है हमारे पास, है ना, जितने मुरक्कबात हैं, हब्बे असगंध है, हब्बे सूरनजान है, माजून जोगराज गुगल है, माजून सूरनजान है, बहुत सारी दवाएं हमारे पास न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में उनको यूज़ करते हैं। ये जो इधर अलग से लिखा है, मदरसे के बच्चे जो दौरान हिफ्स मुताला झूमते हैं, देखा है कभी? हिफ्स करते रहते हैं, और दैट प्रोवाइड्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ स्पाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वक्त में जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स लोगों को हो रहे हैं, लंबर रेडिकुलोपैथी हो रही है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज उसका ये है कि देर तक एक पोस्चर पर बैठे रहना। जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो 2-2, 3-3 घंटे तक कुर्सी से नहीं हिल रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट एक पोस्चर को मेंटेन करते हैं, उससे ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं, लंबर रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ये जो हिलते रहना है बच्चों का, उन बच्चों को कभी नहीं सुनेंगे उनको किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई या लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गई है। वो एक एक्सरसाइज है, वो करते रहेंगे, उनको थकान भी नहीं होती उससे, और उनकी ये एक्टिविटीज़ उनको बहुत हेल्प करती है। तो वो चीज़ जो हम बच्चे खुद करते हैं, वो फिर फिजियोथेरेपिस्ट वही बताता है कि थोड़ी देर के बाद मूवमेंट करना है, गर्दन की करनी है, कमर की करनी है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। शॉर्ट करते हैं। क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीजेज, COPD, एम्फाइजमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, इन सब के लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं, ये सब नॉर्मल बातें हैं। हम यूनानी में क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो दवाएं हैं, बर्गियारोसा है, बुलेजुफा है, सपिस्ता कता, बहुत लंबी लिस्ट है, कुश्ता कर्नुल अय्यल है, कुश्ता अब्रक्सिया है, ये वो दवाएं हैं। खमीरा आबशम शीरा उन्नाब वाला हफीज़ शरबत ज़ूफ़ा शरबत एजाज़ लवकता, ये बहुत सारी दवाएं हैं जिनको हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। इनके देने से एक फ़ायदा ये होता है कि ये दवाएं सिर्फ मुफ़त्ते उरूक़ का काम नहीं करते हैं, मुफ़त्ते उरूक़ खशना का काम नहीं करते हैं, ब्रोंकोडायलेटेशन नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सपेक्टोरेट का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये जो लंग्स के जो फंक्शन है उनको इम्प्रूव करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ मुक़व्वी का, हर सिस्टम की कुछ दवाएं हैं, मुक़व्वी दिमाग है, मुक़व्वी बसर है, मुक़व्वी रिया है, मुक़व्वी क़ल्ब है, मुक़व्वी जिगर है। ये वो दवाएं हैं जो उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं, सिर्फ सिम्टम्स में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को बुलेजुफा इस्तेमाल कराया तो उससे सिर्फ खांसी दूर हो जाएगी, बल्कि वो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो यूनानी दवाओं के साथ ये पॉजिटिविटी है कि वो सिर्फ सिम्टम्स को दूर नहीं करता है, बल्कि ऑर्गन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। तो हम इन दवाओं के ज़रिए से लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर सकते हैं
साइड इफ़ेक्ट्स इनके भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारी दवाओं में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन वो मिनिमम होती हैं और उतनी इंटेंस नहीं होती जितनी उन केमिकल्स की होती है जो हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ऐसी क्रॉनिक जीआई डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें एक डिजीज़ आती है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आप एलोपैथिक सिस्टम में जाएंगे तो उनके पास सिवाय वो जो मॉडिफाइड इसबगोल हस्क है उसके अलावा कुछ नहीं लिखते हैं। अलग अलग फ्लेवर में आपको लिख देंगे, कोई आम के फ्लेवर में, लेकिन वो सब क्या होता है, प्रोसेस्ड इसबगोल हस्क। डूफालेक दे देंगे, वो क्या है वो लैक्टुलोज वगैरह, वो सब चीज़ें दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट इथियोपैथोलॉजीज एज पर यूनानी मेडिसिन, तलईन अमा तो है ही है, यानी वो दवाएं और वो ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल कराएं जो पेट के अंदर, अमा के अंदर वाटर को रिटेन करें। वो तो देना ही देना है, वो तो सब जानते हैं इस चीज़ को, कि कहते हैं भाई आप फल खाइए, आप सब्जियां इस्तेमाल करिए, सलाद खाइए, वो चीज़ें हैं जो गट के अंदर वाटर को रिटेन करता है जिससे स्टूल सॉफ्ट होता है। लेकिन ये जो दो बातें और लिखी, इसके तरफ तवज्जो नहीं होती है। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, खुश्की की वजह से भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। बुढ़ापे में क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? यबूसत का गलबा होता है। लेकिन हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो सोचते हैं कि कुछ दिया जाए, देना चाहिए, है ना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज, ये जो मुकव्वी दिमाग को आसाब दवाओं के देने के बारे में लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एल्डरली में। जो गट की मोटिलिटी है, गट के अंदर जो मसल्स हैं, उस मसल्स का जो टोन है वो आसाब की कुव्वत पर इन्हिसार करता है। जितना कवी आसाब होगा उतनी ही कवी तहरीक होगी, गट मोटिलिटी होगी। अब क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आसाब के अंदर ज़ोफ़ आ जाता है, तो फिर गट की मोटिलिटी स्लगिश हो जाती है, ज़्यादा देर तक वो चीज़ें इंटेस्टाइन में रुकी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब किसी को अर्ज होती है स्टूल पास करने की, वो उसको एहसास ही नहीं होता। साइलेंट एमआई किनको होता है? एल्डरलीज को। क्यों होता है? न्यूरोपैथीज हो चुकी होती है उनके अंदर, उनको पता ही नहीं चलता है। दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका है होता है कि वो जो परसेप्शन होता है स्टूल पास करने का, जो एहसास होता है, वो उनकी कम हो जाती है। एहसास ही नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार जो अर्ज डेवलप हुई उस पर काफ़ी टाइम होता है। एक बार स्टूल पास करने किसी को ख्वाहिश हो, टाल दे तो फ़ौरन नहीं होती ख्वाहिश, फिर कई घंटों के बाद दोबारा से प्रेशर बनेगा। तो वो जितना देर रुका रहेगा उतनी देर तक उसका वाटर उसका रीएब्जॉर्ब होता रहता है। तो अगर हम उन मरीज़ों का इलाज इस उसूल पर करें कि हम उनको मुलय्यनात भी दें और मुरत्तिबात भी दें। मुरत्तिबात में मैं जो लिखता हूँ वो लिखता हूँ कि उनको गुनगुना दूध और उसके साथ रोगन बादाम शीरी। इंसान की इब्तिदाई जो ग़िज़ा है वो दूध है, और दूध को कहा गया कि कंप्लीट डाइट है एक तरह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर वो फिर से दूध पे आ जाए, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ जैसे आदमी बुढ़ापे की तरफ चलता है, बचपन की चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती है, ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चों की तरह। अगर उनकी ग़िज़ाई तब्दीली हो वैसे ही कर दें, उनको मिल्क लाइट पर ले आइए आप, गुनगुना दूध दें, रोगन बादाम का इजाफा करके दें, तो इससे यबूसत दूर हो जाएगी आंतों की। आप उनको मुकव्वी दिमाग, मुकव्वी आसाब दवाओं का इस्तेमाल कराएं। माजून फ़लास्फ़ा है, माजून ब्रह्मी है, माजून लना है, बहुत सारी दवाएं हैं। तो बहुत हद तक हम उनके ये क्रॉनिक जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, हमें उसमें मुलय्यनात और मुसहिलात का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुसहिलात का इस्तेमाल तो ऐसे धक्का मार के निकालना है, उससे आंतें कमज़ोर भी हो जाती है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें यूनानी में। फिर आते हैं आखिर में हेपेटिक डिसऑर्डर्स पर। हेपेटाइटिस में एक ग्रुप है हेपेटाइटिस का, जिसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल हेपेटाइटिस होता है, लेकिन बहुत सारे हेपेटाइटिस ऐसे हैं कि कोई हेपेटाइटिस बी, कोई भी इन्फेक्टिव कॉज नहीं होता है उनका, और कोई अल्कोहल की भी हिस्ट्री नहीं मिलती है, फिर भी उनको हेपेटाइटिस हो जाती है। और आज के वक्त में ये चल रहा है फैटी लीवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। और फिर अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिरोसिस में, और बहुत सारे सिरोसिस के पेशेंट फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मैलिग्नेंसी में। तो आज के वक्त में ये बहुत जोर दिया जा रहा है कि पेशेंट मैलिग्नेंसी नहीं बल्कि सिरोसिस नहीं बल्कि उसके पहले के स्टेज में उसका अगर हम इलाज शुरू कर दें तो हम डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, हम उनके कन्वर्जन को रोक सकते हैं सिरोसिस में और मैलिग्नेंसी में।
इसमें क्या करना है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द ओनली की इन द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक डिसऑर्डर्स along with यूनानी मेडिसिन. डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, वेट मैनेजमेंट, लो शुगर, लो फैट, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसमें फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है. मैं सिंपल ज़बान में अपने मरीज़ों को कहता हूँ, आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन परहेज़ वैसे ही करना है जैसे डायबिटीज़ का होता है. आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन परहेज़ वैसा ही करना है जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ करते हैं, तो बहुत हद तक उनका ये जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है ये कर्टेल हो जाती है. फिर हम यूनानी मेडिसिन साथ में देते हैं. उन यूनानी मेडिसिन का एड ऑन इफेक्ट आता है, एडिशनल इफेक्ट आएगा. वो क्या करेगा? वो लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, वो लीवर को पोटेंशिएट करेगा, मुकव्वी दवाएं देंगे, है ना. और जो उसके सेल्स ठीक हैं, ये जो पार्शियली बीमार हो चुके हैं, उन सबको रिजुविनेट करेगा, दोबारा से उसके अंदर जिला बख्शेगा वो. तो ये दवाएं हमारे यहाँ फैटी लिवर के बारे में थोड़ा सा लिखा था, छोड़ देते हैं इसको. तो हमारे यहाँ एक दवाएँ हैं, ये अर्क़े मक्को है, अर्क़े कासनी है, बनजाशिफ है, माजून दबीदुल वर्द है. ये मुरक्कब है, इसका कोई बदल नहीं है. माजून दबीदुल वर्द का कोई बदल नहीं. ये ऐसा है जिसको हिंदी में कहते हैं रामबाण. लीवर डिसीज़ के लिए रामबाण है. कोई बीमारी हो आप उसमें दे सकते हैं. इन सब के अलावा दवाएं हैं, सुम्बुलतीब है, उबुल गाफिस है, असारून है, कुस्त है, तुख्म कसूस है, लुके मकसूल, बहुत लंबी लिस्ट है. इनमें से कुछ को आप मुरक्कब की शक्ल में दे सकते हैं, या जो मुरक्कबात मौजूद है मार्केट में उनमें कमोबेश यही अज्जा होते हैं. 4-5-6 दवाओं का मुरक्कब होता है. इन सब के ज़रिए से हम तमाम NCDs को कंट्रोल कर सकते हैं. ये तो है टॉपिक की बात. थोड़ी सी इजाज़त हो सर, 5 मिनट बस. ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस सिलसिले में 1-2 बातें अर्ज़ करनी है. जो लोग टीचिंग में आ गए हैं वो तो आ गए, जो लोग टीचिंग में नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग MD कर रहे हैं और आप सारे लोग अभी BMS कर रहे हैं. आप लोगों ने मिजाज पढ़ा होगा, दमवी, सफरावी, सौदावी, बलगमी. एक मिजाज और होता है, टीचिंग टेम्परामेंट. टीचिंग टेम्परामेंट वो सबके अंदर नहीं होता है ना. बहुत सारे लोग मेडिकल ऑफिसर बन गए, जब उनको देखते तो रश्क आता है, काश ये हमारे टीचर होते. आप जाएंगे इलाज कराने, वो पढ़ाने लग जाएंगे. मरीजों को जैसे समझाते सिर्फ टीचिंग करते हैं ना, तो बड़ा अफसोस होता है, काश ये टीचिंग में होते. बहुत सारे लोग टीचिंग में आ जाते हैं, कहते क्यों टीचिंग में आ गई है. बहुत सारे टीचर होते हैं जिनको हम देख के कहते हैं क्यों टीचिंग में आ गए, उनका टेम्परामेंट ही नहीं था. जी ये बहुत ये 15 मिनट का अटैच किया हुआ है माशाल्लाह. ये अच्छा स्टेप है. अगर किसी को देख रहे हैं कि वो हमारे काम आ सकता है टीचिंग में, मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ा, अगर अटैच कर सकते हैं अटैच, उनके जो हुनर है और उनका जो टीचिंग स्किल है उसको इस्तेमाल करना चाहिए. तो आपके पास हर किसी का अलग अलग टेम्परामेंट होता है. 3 चीज़ों को अभी से लेकर के चले जो स्टूडेंट्स हैं वो, अगर आपको लगता है कि आप क्लिनिक्स में अच्छे हैं तो आप क्लिनिक्स करिए, है ना. आपको लखपति, फिर क्या होता है करोड़पति, अरबपति बनना है तो फिर आप क्लिनिशियन बनिए, टीचर मत बनिए. टीचर्स की सैलरी लिमिटेड होती है, उसमें भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, समझ रहे हैं. तो आप कभी करोड़पति तो बन सकते हैं रिटायर होते होते, लेकिन अरबपति नहीं बन पाएंगे. और आप क्लिनिक्स में चले गए, आपकी क्लिनिक अच्छी चल गई, और पेमेंट पेशेंट कैसे करता है? कैश में करता है. कोई इनकम टैक्स नहीं देना है आपको, थोड़ा सा कुछ दिखाने के लिए देते हैं लोग. उसकी इनकम अनलिमिटेड है. लेकिन पहले आप सोचिए कि आपका टेम्परामेंट क्या कहता है ना. बहुत सारे डॉक्टर होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती है, ठीक है. तो पहले अपने जहन से खुद पूछें कि आपको कौन सी फील्ड. बहुत सारे लोग होते हैं उनका लैब में बड़ा मज़ा आता है, उनको प्रैक्टिकल करने में बहुत मज़ा आता है. ये सब रिसर्च ओरिएंटेड माइंड टेम्परामेंट के होते हैं, उनका टेम्परामेंट रिसर्च का होता है. ऐसे कुछ लोगों का टीचिंग टेम्परामेंट होता है. तो बेहतर ये है कि अपने टेम्परामेंट को पहचानें आप, और अपने टेम्परामेंट के हिसाब से आगे का रास्ता तय करें, तब आप एक्सेल कर पाएंगे. वरना फिर ये होता है कि रास्ता गलत चूज़ कर लिया, अपने आप को और अपने घर वालों को कोसते हैं, अरे मुझे यहाँ भेज दिया. और जो टीचर्स उन सब से कहूँगा मैं कि एक होता है टीचिंग बाय हार्ट कहते हैं, मतलब दिल से पढ़ाना. एक होता है कि क्लास में गए जिम्मेदारी है पूरी कर देना. दोनों में बहुत फ़र्क होता है. अगर आप ख़ास तौर से मुआवजात के टीचर हैं, अगर आप पढ़ाते हुए सिम्टम के साथ ये बताएं कि सिम्टम क्यों हो रहा है,
बच्चों को भी समझ में आएगा और आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। मिसाल के तौर पर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है, आप उनको ये बताएं थोड़ी सी पैथोलॉजी के साथ कि ब्रेथलेसनेस सांस का फूलना कई वजह से हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, अस्थमा का पेशेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, उसके अंदर बलगम का इस्तेमाल हो रहा है, कलेक्शन है, यहाँ एक्सपेक्टेंट देना पड़ेगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा, है ना। कोई पेशेंट है उसको हो रहा है पल्मोनरी एडिमा, उसको भी ब्रेथलेसनेस होगी, तो आपको यहाँ पर डायबिटिक्स यूज़ करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि पल्मोनरी एडिमा क्यों हुआ है। ये इस तरह से जब पढ़ाएंगे हम बच्चों को कि जो भी सिम्टम है उस सिम्टम का कॉज क्या है, तो फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने आप रिलेट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। और ऐसे पढ़ाते हुए जब हम सिम्टम के साथ ये बताएं कि इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है, तो समझ भी आती है बच्चों को। ऐसा नहीं कि एक हमारे टीचर थे, वो बस 5 से 10 मिनट उनका टॉपिक कवर हो जाता था। डेफिनेशन ये है, इसके ये अलामात हैं, 5 सिम्टम, ये इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और ये इलाज है। इसको पढ़ाने में 10 मिनट बहुत हैं। लेकिन अगर कोई इसको बताने पर आ जाए कि ये अलामात हैं और ये अलामात क्यों हैं, तो उसको एनाटॉमी भी देखनी पड़ती है, पैथोलॉजी भी देखनी पड़ती है, तब जाकर वो क्लियर कर पाता है कि सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। फिर जब इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेगी, क्या एनाटॉमिकल चेंजेस इसके अंदर हुए हैं जो आपको इन्वेस्टिगेशंस में मिलेंगी, क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन बताने का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि ये इन्वेस्टिगेशन कराना है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि इस इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग क्या मिलेगी, उस इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग क्या मिलेगी जो इस डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, रूल आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट, ये बताना ज़रूरी नहीं है और काफ़ी नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। फिर उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया जाता है। और हमारे टीचर थे, अब रिटायर हो गए हैं, मिसबाहुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनकी एक बात बहुत याद आती है। वो कहते थे असल जो है सीखने का वो है डायग्नोसिस। मैनेजमेंट तो एमआर बताते हैं, मैनेजमेंट तो एमआर बता देंगे ना, डायग्नोसिस अगर आपकी सही हो गई तो आप सही रास्ते पर चल सकते हैं। अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो ऐसा जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर डायग्नोसिस सही हो गया तो आप अर्जुन बन जाएंगे। चलिए सर, इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। 3 बातें कंट्रीब्यूट कर दी मेरे लिए और आसान कर दिया, आई अप्रिशिएट इट। फर्स्ट कि वेट कंट्रोल करना, मीठा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर कॉम्प्लिकेशंस देखते हुए मैं ज़रूर इस पर अमल करूँगी और हम सब करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड कि आप मेरे उस्ताद की तरह हैं और आपने यहाँ बैठे हुए मेरे शागिर्दों को ये हिदायत दे दी कि रात में सोना चाहिए और दिन में जागना चाहिए, क्योंकि रोज़ का उनका मामूल उल्टा है। और थर्ड, आपने यहाँ टीचर्स के सेक्रीफाइसेस की बात करी, मॉनिटरी टर्म्स पे सेक्रीफाइस, हम इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। खैर, I would like to call upon stage Akhtar sir to present small token of appreciation and memento to our speaker Wasi Akhtar sir. Please give a huge round of applause. इतनी तालियां की आवाज गूंजनी चाहिए। Once again, sir, I appreciate your knowledge and it is priceless. Now, I would like to call upon stage Dr. Qudsiya Zehra for next real quick lecture. For this, I would like to say, दवा से बेहतर तदाबीर है, and her topic is like that. रबिशाली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected Director Ayush Jamal Akhtar sir, respected Wasi sir, respected Director sir,
Principal Sir, Secretary Sir, my colleagues, my batchmates and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Role of Munzij wa Musil Adwiya Mufrada in the management of lifestyle disorders. Lifestyle disorders को क्योंकि वसी सर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं। वसी सर मेरे एमडी के सीनियर हैं, मतलब मैं बीएमएस में, जब मैं बीएमएस में थी तो वसी सर ने मुझे पढ़ाया है। वो एमडी कर रहे थे मौलिजात से, तो वो मेरे टीचर भी हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या है, यानी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। रोज़मर्रा अगर हम, जैसे सर ने कहा कि हम अगर देर में सोते हैं, सुबह देर में उठते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। और यही हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ होते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। और उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग इस एआई के ज़माने में हैं और हमेशा मोबाइल सर्चिंग पे लगे रहते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं है। और स्टडीज़ भी आ चुकी हैं कि जितना ज़्यादा हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, जितना रील्स देखने के लिए मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, वो सब स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, हम एनसीडीज़ की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसको असबाब सित्ता ज़रूरिया से अगर समझें तो यूनानी में पहले से बता दिया गया कि सेहत और मर्ज के असबाब कौन कौन से होते हैं। यानी कि अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमें किन बातों पे अमल करना है, और उसमें अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा कि हम मर्ज की तरफ चले जाएंगे। यानी कि उसमें क्या आता है कि हवा, माकुल मशरूब, नौम यग़्ज़ा, हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी और एहतबास व इस्तफ़रा। यहाँ पे जो मुंसिज और मुस्हिल वाला मेन कंसेप्ट है वो एहतबास और इस्तफ़रा से रिलेटेड है। यानी कि वो मॉर्बिड मटीरियल जिसको हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए था, वो हमारी बॉडी में मौजूद है, यानी कि उसका गैर तबई एहतबास हो रहा है। यूनानी का नज़रिया मेनली इखलाक पे बेस है, और यही इखलाक जब हमारी बॉडी में एक इक्वल क्वांटिटी में, एक सही क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से होते हैं, तो डिजीज़ नहीं होता है। एक हेल्दी इंसान के अंदर ये सारे इखलाक, बलगम, सफरा, सौदा, दम एक मुनासिब मिक़दार में पाए जाते हैं, और इनकी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उन पे ही मिलते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वो फिर डिजीज़ कॉज करते हैं। मुंसिज और मुस्हिल, क्योंकि मैं अदविया से रिलेटेड हूँ, तो मैं मुंसिज और मुस्हिल के उस पर्सपेक्टिव को बताऊंगी जिसमें थोड़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं। मुंसिज और मुस्हिल बेसिकली तो बात है इलाज बिल तदबीर की, क्योंकि इलाज बिल तदबीर में ही मुंसिज और मुस्हिल से इलाज किया जाता है। लेकिन जहाँ भी मुंसिज मुस्हिल की बात आती है तो वो दवा को इस्तेमाल करते हैं। मुंसिज दवाओं का इस्तेमाल कब होता है, जब मॉर्बिड मटीरियल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादातर ये कब होता है, जब क्रोनिक डिजीज़ होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि पहले हम मुंसिजात का इस्तेमाल करेंगे और फिर मुस्हिलात का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी मुंसिज के पहले मुस्हिल नहीं दिया जाता है। ये एक रूल है कि मुंसिज और मुस्हिल उसके बाद दिया जाएगा, और बीच में एक तब्दील की जाती है। मुंसिजात वो दवाएं होती हैं जो खिल्त को उस कंडीशन पे लेके आती हैं जहाँ से उनका बॉडी से निकलना इजी हो जाए। यानी कि वो खिल्त जो अपनी नॉर्मल स्टेट से बहुत ज़्यादा गलीज है तो उसको रकीक करना पड़ेगा, और अगर अपनी नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा रकीक है तो उसको गलीज करना होगा, और अगर वो लज़ज है तो फिर उसको कता करके उनमें हम मुक़त्ते दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। मुंसिज दवा खिल के कवाम को की तादील करती है। फुजलान में नुश इस तरह से होता है कि वो आसानी से जिस्म से खारिज हो जाए। फिर अकॉर्डिंग टू द इखलाक
सफ़रा, बलगम, सौदा, इनकी अलग अलग मुस्तिलात हैं। मुफरदा अगर हम सफ़रा के लिए देखें तो गुल बनफ्शा, गुल नीलोफर, शाहतरा, बलगम में मवीज़ मुनक्का, बादियान, फरसी आउशा, सौदा के लिए उन्नाब, गाउज़बा, असलसूस, इनको इस्तेमाल किया जाता है। मुंजिश देने से पहले भी ये देखा जाता है कि कौन से इखलात का गलबा है, पेशेंट की कंडीशन क्या है और कितने दिन तक हमें मुंजिश देना है। फिर हम आते हैं मुस्सिल पे। मुस्सिल दवाएं वो होती हैं जो पूरे बदन से इखलात को खारिज कर देती हैं। ये मुख्तलिफ तरीके की होती हैं। अगर हम इनके इखलात के अतबार से करें तो सफ़रा, बलगम, सौदा, इनकी मुस्सिलात अलग होंगी। अकॉर्डिंग टू द एक्शन ये अलग होती हैं और उसके हिसाब से ये कवी मुस्सिल भी होते हैं और ज़ईफ़ मुस्सिल भी होते हैं। हमने यहाँ पे कुछ दवाओं को सिलेक्ट किया है जिसमें सनाए मकी एक मुस्सिल दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है। कुछ लोग इसको मुलय्यनात में भी लिखते हैं। इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, केसिया इंगस्टिफोलिया जो कि एक्चुअल सनाए मक्की है और मक्के से मिलती है उस एरिया से, और एक होती है केसिया एक्यूटिफोलिया जो हिंदी सना होती है। ये फेबेसी फैमिली की है और इसका इस्तेमाल मुस्सिल के तौर पे किया जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ देखी गई, उसमें देखा गया कि जब सनाए मक्की को इस्तेमाल किया गया, ज़्यादातर एनिमल बेस्ड स्टडीज़ हैं, तो एक मकदार खुराक 300 से 400 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से जब एनिमल को दिया गया और फिर उसका टेस्ट किया गया तो उसमें देखा गया कि इसने हाइपरलिपिडीमिया में बहुत अच्छा इफेक्ट दिया था। In a 2023 rat models study treatment with 100 milligram per kg and 200 milligram per kg of senna extract over 30 days significantly decreased total cholesterol, triglyceride and LDL while increasing LDL cholesterol compared to the untreated high fat diet controls. Next है तुरबुत, आइपोमिया टर्पेथम और द ओपरकुलिना टर्पेथम, इट्स बिलोंग टू द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। इस पर भी बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। तुरबुत को देखा गया कि तुरबुत को जब इस्तेमाल किया तो उसने फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को कम किया। एनिमल को पहले करते क्या है कि उसको एलेक्सॉन एक केमिकल होता है, उसको देने के बाद उसे डायबिटीज़ उसके अंदर प्रोड्यूस करा दी जाती है और उस डायबिटीज़ हो जाने के बाद फिर उसे हम टेस्ट ड्रग देते हैं। तो देखा गया कि तुरबुत ने बहुत अच्छा इफेक्ट किया इसमें। नेक्स्ट है हलेला, टर्मिनेलिया चैबोला, कॉम्प्लिटेसी फैमिली से है। टर्मिनेलिया चैबोला त्रिफला के नाम से इस्तेमाल होता है एक पाउडर। उसका हाइपरलिपिडीमिया में इफेक्ट देखा गया और बहुत अच्छा इफेक्ट आया। इसने कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, टोटल प्रोटीन को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इन सबको पे अच्छा इफेक्ट दिया। जैसे कि सर ने अपने लेक्चर में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किचन से भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से बादियान यानी कि सौफ बहुत अच्छी मुंजिज असर दिखाती है और इस पर स्टडी भी की जा चुकी है कि ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। बलेला टर्मिनेलिया बेलारिका, टर्मिनेलिया बेलारिका की भी एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी देखी गई और ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी इसके अंदर पाए जाने वाले गैलिक एसिड की वजह से होती है। उन्नाब जिजिपस जुजुबे रैमनेसी फैमिली का है। उन्नाब का इफेक्ट देखा गया कि हाइपरटेंसिव एक्टिविटी में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया। रेट्स को लेके उनके अंदर हाइपरटेंशन प्रोड्यूस किया गया, एक एल्नेमिक केमिकल होता है, उससे सर ने बताया था कि जब वॉक करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी में और उसकी वजह से वैसोडाइलेटेशन होता है। तो ये भी कुछ इसी तरीके से इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ गाउज़बा का भी देखा गया कि गाउज़बा भी नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाता है
और उस नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से वो वेसोडाइलेटेशन करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में इसका अच्छा इफ़ेक्ट आता है। यानी कि हम जब भी दवा को इस्तेमाल करेंगे कोई डिज़ीज़ को लेके, चाहे वो आर्थराइटिस हो या कोई भी डिज़ीज़ है, अगर वो क्रोनिक हो गई है तो हमें पहले मुंसिज और फिर मुसल देना चाहिए, वरना अगर हमने मुंसिज और मुसल का इस्तेमाल नहीं किया तो वही होगा कि मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। जज़ाकल्लाह। What a great lecture, ma'am. आप जितनी छोटी हैं आपकी यूनानी विजडम उतनी ही ज़्यादा है। It's our misfortune to bypass our next speaker, Ma'am Nigar Sajjad ma'am. Our topic was really insightful. It's about female gynecological problems. I would like to call upon stage Nigar ma'am to present bouquet to Jamal sir. हमारे प्रोफेसर जमाल अख्तर सर जो आयुष और हमारे यूनानी के डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर सर्विसेज ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, हमारे प्रिंसिपल साहब, इनका तो ये तो साथ छोड़ ही नहीं रहे हैं। जब से इलाहाबाद ज्वाइन किया अभी तक ये मेरे साथ में ही हैं। तो काफ़ी सुबह से लेक्चर्स चल रहे हैं और थोड़ा सा स्टूडेंट्स में जो है भूख और प्यास भी लग गई है, और लेकिन ये कि मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी डॉक्टर इकरा ने बताया कि अगर अमराज निस्वा में अगर लेडी हेल्दी है तो उस घर में और घर से बाहर भी और आसपास सभी लोग जो हैं वो माहौल हेल्दी रहेगा। तो लाइफ डिसऑर्डर्स इन गायनेकोलॉजी यानी अमराज निस्वा के थ्रू यूनानी मेडिसिन, अब ये जो है किताबी बातें थोड़ी कम कर लूँगी मैं, लेकिन हाँ जनरल चीज़ें बहुत कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे आजकल के हमारे बच्चे, हमारे और आपके बच्चे हैं, जो मेरी जनरेशन के जो लोग पेरेंट्स हैं, अगर हम देखेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो सवेरा होते हुए नहीं देखते। उनको ये नहीं मालूम है कि सूरज कब निकला है और फजर की अजान कब हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये नई जनरेशन पे ज़्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो है वो हमारी यंग जनरेशन पे ज़्यादा जो है वो भारी हो रही है, क्योंकि वो सारा लाइफ रूटीन जो है वो चेंज हो गया है। अब जैसे हम लोग हैं, हम अपने टाइम पर ही उठते हैं और अपने टाइम पर ही सोते हैं, हमें तो जल्दी उठना है, जल्दी सोना है अपने टाइम पर। लेकिन हमारी जनरेशन में जो है वो सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गए हैं। देर से उठ रहे हैं, देर से खाते हैं। सुबह नाश्ता 8 बजे होता था, अब उनका नाश्ता 12-1 बजे होता है, लंच 3-4 बजे होता है और डिनर रात को 11-12 बजे होता है, ठीक है। तो ये इन तमाम लाइफ स्टाइल ऑर्डर जो है ये सारी हमारी सेहत पर गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, फैकल्टी मेंबर्स, इस जलसे की निज़ामत कर रही डॉक्टर इकरा एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि मुझे आपने ये मकाम दिया। रात को 9 बजे सर ने कहा कि आप जिस काम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उसके बाद आपको इस प्रोग्राम में लेक्चर देना होगा। वैसे मेरा ताल्लुक़ इलाज भी तदबीर से ही है, मैं HOD हूँ उसका हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है लेक्चर देने के लिए कुछ म्यारी बातें होनी चाहिए, PPT होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सर रात को 9 बजे मैं काउंसलिंग की मीटिंग कर रहा था और सीधे मैं स्टेशन 4 बाग आया और मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ सर ने ये कहा कि जो लेक्चर यहाँ पे होंगे उसका फ़ीडबैक आप दे दीजिएगा। तो मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। जाहिर सी बात है मैं आधी अधूरी बातें करके बोर नहीं करना चाहता आपको, तो मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करूँगा। जो लेक्चर यहाँ हुआ है उसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं एक बात कह दूँ कि तमाम तलबा से कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, अपने आप को किसी लायक बनाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। भुट्टा जो 5 रुपये का मिलता है, जब वो आग में तपता है, जायकेदार होता है, तो उसकी कीमत 25 रुपया 30 रुपया हो जाती है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगले हफ्ते बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर जो इस कॉलेज में भी रिटर्न में आ चुके हैं, उनका इंटरव्यू होने वाला है।
उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने ड्रेसिंग, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर लोक सेवा आयोग में 15-20 बार मैं जा चुका हूँ। वहाँ एक्सपर्ट के अलावा 1-2 IAS ऑफिसर्स भी होते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप दरवाजे से कैसे आते हैं, जो चेयर लगी है वो आप दाएं से बैठते हैं कि बाएं से बैठते हैं, वो ये देखते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि आपने क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं। तो ये मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि लोक सेवा आयोग में या कहीं भी आप कोई इंटरव्यू फेस करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी ड्रेसिंग का ज़रूर ख्याल रखें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते उन सब के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है, दुआएं हैं। मैं 17 साल तकरीबन रहा हूँ पुणे में, तब से मैं अनवर सईद साहब से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे बातें होती रहती हैं। तकरीबन 12 साल मुझे यहाँ हो गया है। मैं जब भी इस कॉलेज में आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के स्टूडेंट को देखकर मैं दिली सुकून लेता हूँ। और ये बात मैं कल मीटिंग में कह चुका हूँ कि जामिया तिबिया की परमिशन आ चुकी है। वहाँ की फ़ैकल्टी, वहाँ के तलबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने प्रमुख सचिव को एक शीट दी, उसमें सबसे ऊपर नाम लिखा था जामिया तिबिया देवबंद का। और इस स्टेज पर खड़े होकर कुछ बातें इंसान की मजबूरी होती है। यकीन मानिए मैं उससे अलग होकर बात कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा जामिया तिबिया का नाम लिया है। यहाँ की जो जामिया रेमेडीज़ है उसका रख रखाव जो है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। और आज जो लेक्चर हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 मेरे सीनियर मौजूद हैं, एक प्रोफेसर अनीस अहमद अंसारी साहब और एक निगहत सज्जाद साहिबा। ये दोनों मेरे सीनियर हैं। जो सबसे पहले लेक्चर हुआ वो अनीस साहब का कोविड-19 के ऊपर। अब एक सवाल ये है कि कोविड-19 जो है वो उसके बाद ये हमारे लिए ज़हमत है या रहमत है। आयुष ने कहा कि ये हमारे लिए रहमत है, पर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। आज आयुष को जो बढ़ावा मिला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, वो कोविड-19 के बाद। आपने देखा होगा जब सब डॉक्टरी फेल हो चुकी थी, यहाँ तक एलोपैथिक इसको छूने से भी डरते थे, वहाँ हमारे आयुष डॉक्टर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अनीस साहब ने इस मौजू पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की और उसके हर नुकात पर बात की। मैं अनीस साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मेरे सीनियर हैं। सबसे पहले 87 में आपने मुझे अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म पर चाय पिलाई थी और ये कहा कि मैं आपका सीनियर हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरा जो लेक्चर था वो मेरे शागिर्द का था। चूँकि मैंने पीजी में आपका 2-3 बार एग्ज़ाम लिया है अलीगढ़ में, तो वो इस तरह से मेरे शागिर्द हुए। माशाल्लाह लाइफ स्टाइल पर बहुत खूबसूरत अंदाज से बात की। लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस के बारे में मैं एक बात कह दूं कि 2015 में मैं सेरेब्रल हाइपोक्सिया की वजह से आईसीयू में था। ईद का दिन था और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी और मैं नया पूना से आया हुआ था। तकरीबन 60 डेलीगेट्स पुणे से आ रहे थे, इंक्लूडिंग फैकल्टी मेंबर्स, और दूसरे मैक्सिमम जो डेलीगेट्स थे वो एमयू से थे। एमयू मेरी मादरे इल्मी है, मादरे दरसगाह है और पूना मेरी कर्म भूमि थी। तो मेरे लिए एक इज़्ज़त बनी हुई थी कि मैं कैसे क्या करूं। तो बकरीद के दिन रात को 2 बजे मैं प्रेस में कुछ काम कर रहा था। मेरा बीपी बहुत शूट हुआ और मुझे सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया। मैं 15 दिन आईसीयू में था। लेकिन मैं बता दूं कि डॉक्टर ने लंबी चौड़ी दवाएं लिखी। मैंने कुछ दवाई खाई बीपी की और बहुत सारी दवाएं। आज मेरा रूटीन ये है कि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया और मैं रोज़ाना जिम करता हूँ। पिछले 3, 4, 5 सालों से मैं अगर लखनऊ में हूँ तो 7 से 8:30 मैं जिम करता हूँ। उसको आप रियाजत कर सकते हैं। तो ये मेरी लाइफ स्टाइल है। खान पान में मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ। आज सुबह से चीटिंग हो रही है मेरे साथ और मैं किसी मौके पर बात करूँगा। दूसरा लेक्चर था कुदसिया जहरा का, बहुत शानदार लेक्चर। लोग समझते हैं कि इलाज भी तदबीर में सिर्फ कपिंग है, ऐसा नहीं है। इलाज भी तदबीर में 26 तदाबीर यूनानी की हैं और एलोपैथी की मिलाकर 56 हैं। तो लोग समझते हैं कि बस कप लगाना, कट करना और 50 रुपया कप ले लेना, ऐसा नहीं है। अगर मुंजिज मुस्हिल की बात की जाए और मुंजिज मुस्हिल तबरीद तहरीक तक़वियत, इसके रमूज़ को अच्छे अंदाज में समझ लिया जाए कि दवाएं कौन सी होंगी, किस फॉर्म में दिया जाए। सर्दी का ज़माना है और मुंजिज देना है
तो जो दवाएं होंगी उसको हम गर्म पानी में भिगोएंगे या ठंडे पानी में, उसके तमाम नुकात को अगर समझ लें, यकीन मानिए ये रामबाण है। जब मैं पूना में था तो एक ज़हीर साहब थे वहाँ पर, अब वो उन्होंने रिज़ाइन करके चले गए निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज में हैदराबाद में। तो वो आज पूरे इंडिया में मुंजिज मुसिल के नुस्खे को सप्लाई करते हैं। और उन्होंने कहा कि जमाल भाई मेरे पास पैसा रखने की जगह नहीं है। तो ये बात आप भी समझ लीजिए, सुन लीजिए कि इलाज भी तदबीर में मुंजिज मुसिल का अपना अलग किरदार है, नुतुल का अलग है। तो नुतुल की बात है, अगर स्टेज की बात करें तो नुतुल अपनाइए आप, उसको शिवधारा जिसे कहते हैं पंचकर्मा में, तो उससे स्ट्रेस दूर होता है, नींद अच्छी आती है, हेडेक दूर होता है। तो अब ये कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी यूपी में एक माहौल बना हुआ है। इलाज भी तदबीर का मतलब ये है कि वेट कपिंग ऐसा नहीं है। 26 तदाबीर मुख्तलिफ़ किताबों में ज़िक्र है, आप उसको अपनाइए। मैंने कहा ना कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। इसे कहा कि भुट्टा 5 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर आग में उसको भून दिया जाए, उसका जायका बढ़ा दिया जाए तो वो 25-30 रुपये का होता है। इसके बाद मेरी सीनियर थी निकत सज्जाद साहिबा। मैक्सिमम लेक्चर जो हुए वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पर। जाहिर बात जो ज़माना है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का है, गैर फितरी तर्ज ज़िंदगी का है। हमारा टाइम न सोने का कोई सही है, न उठने का है, न खाने पीने का है। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो यकीन मानिए आप उससे बचे रहेंगे। हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, जॉइंट डिसऑर्डर्स है, इंसोम्निया है, बेशुमार बीमारियां हैं। आज ये जो प्रोग्राम हुआ, मैं कॉलेज की इंतज़ामिया को बेहद मुबारकबाद देता हूँ कि QCI के मेयार पर खरे उतरने के लिए आपने ये प्रोग्राम रखा है कि तलबा के साथ साथ हमारी जो फैकल्टी है वो कैसे मेयारी बने, वो कैसे डेवलप हो। जाहिर सी बात है, एक अच्छा बागबान होगा तो माली का जो काम करेगा, बागबान का जो काम करेगा, वो पौधों की साइज अच्छा करेगा। तो जब बागबान अच्छा होगा तो तलबा भी अच्छे होंगे। तो तलबा के मेयार को बढ़ाने के साथ साथ हमारी फैकल्टी का मेयार भी बढ़ना चाहिए। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं कॉलेज इंतज़ामिया को, ख़ास तौर से प्रोफेसर अनवर सईद साहब को, आप सईद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया। मैं तमाम तलबा को मुबारकबाद और यहाँ मौजूद तमाम लोगों को बेहद मुबारकबाद कि आपने अच्छा प्रोग्राम किया। और शुरू में जो मैंने कहा कि जो लोग लोक सेवा आयोग में जा रहे हैं इंटरव्यू फेस करने के लिए, वो अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना ड्रेस, अपना सिंह बढ़ा के जाएंगे। वहाँ IAS ऑफिसर होते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। आपसे क्या पूछा गया, आपने क्या जवाब दिया, इसकी बात वो नहीं करते। वो देखते हैं कि आप दाखिल हुए हैं तो किस अंदाज में आप दाखिल हुए हैं। जो चेयर सामने रखी हुई है, वहाँ पर आप दाएँ से बैठते हैं कि बाएँ से बैठते हैं। मैं पूछूँ कि आपको जब बैठना रहेगा, जो हाउस बैठा हुआ है, सामने चेयर रखी हुई है, अगर आपको आने पर बैठना तो कहाँ से बैठेंगे? कोई एक आदमी मुझे बताए। वो चेयर का मुंह ऐसे रहेगा, जैसे ये चेयर रखी हुई है और मैं इधर से आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ से बैठना है, उधर से बैठना है। कोई जवाब सही देगा? कम से कम जो जा रहे हैं अभी 4 तारीख 5 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए, वो बता दें मुझे। यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है? मेल फीमेल का अलग है, मेल फीमेल का अलग है। अगर आपके हाथ में फ़ाइल है तो मेल फीमेल को फ़ाइल पकड़ने का अंदाज़ अलग होगा। फीमेल फाइल को कभी राइट हैंड से नहीं पकड़ेगी, फाइल लेफ़्ट हैंड से पकड़ेगी। और जो बैठना होगा चेयर पर, मेल को राइट साइड से, फीमेल को लेफ़्ट साइड से बैठना होगा। इस बात को याद रखिए। बहरहाल मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो हमेशा कहता आ रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि जब भी मैं इस कॉलेज में आता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। आज भी मुझे नज़र आई। मैं तमाम तलबा को, फैकल्टी को, इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इसके मेयार को बढ़ाने का ज़िम्मा लिया हुआ है। और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस चमन को यूँ ही सरसब्ज़ शादाब रखे। थैंक यू वेरी मच। Very well sung by Tarana team. Now
I request you all to please stand up for national anthem. रब शुभ नामे जागे, रब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे It's time to end the ceremony, but before that, Anwar sir will give the vote of thanks, but I would like to conclude with 2 lines. When I entered in this college, it was a rational decision. I was not stable, but अब मुझे इस कॉलेज से अटैचमेंट, इट्स बीन 11 months, अब जाके मुझे इस कॉलेज से अटैचमेंट हो गया है। और मुझे कभी कभी फील होता है शायद मैं इस कॉलेज, जितना तराना था मैंने अपने कॉलेज का नहीं सुना करोल बाग का, उतना मैंने यहाँ का सुन लिया और मुझे माइंड में बार बार वही म्यूजिक आता है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो मुझे फील होता है शायद मैं कहीं किसी का पार्ट सीखे। तो these lines are from the bottom of my heart और ये बहुत सच्ची लाइन्स हैं। Now अगर होता डबल पीजी अलाउड तो शायद मैं एमडी में ही की स्टूडेंट बन जाती। So I would like to call Anwar sir for the vote of thanks. Please Anwar sir come organize. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Secretary Dr. Akhtar Saeed, हालांकि उनकी जिम्मेदारी है वो दूसरी जिम्मेदारी पकड़ लेते हैं कि डॉक्टर इकरा अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किया। सबसे पहले तो शुक्रिया उनका। दूसरा शुक्रिया ये कि अब उनका अटैचमेंट इदारे से हुआ है। बीएम आर्मी कौन से कोने से अटैचमेंट हुआ, किस चीज से हुआ, ये तो उनका दिल जानता होगा। लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमारे लिए। आज ही का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस वक्त जो तदरीसी स्टाफ, जो टीचिंग फैकल्टी हमारी है, तो जब मुख्तसर वक्त के लिए जैसे अभी डॉक्टर नवीला आई, शायद 6-7 महीना शायद टीचिंग में रही वो, लेकिन जिस वक्त वो जा रही थी जो उनके आंसू थे वो देखने लायक थे कि उनका अटैचमेंट किस तरह से इस इदारे से हुआ, बच्चों से हुआ या फैकल्टी से, मैनेजमेंट से या कैंपस से। डॉक्टर मुमताज नहीं, वो ज़ारा पता रो रही थी इस वक्त वो जा रही थी, तो उनका भी अटैचमेंट जो इदारे से था। बहरहाल तकलीफ तो मैनेजमेंट को भी होती है, क्योंकि जिन लोगों से ताल्लुक हो जाता है, जो यहाँ पर आते हैं, ये ताल्लुक हमेशा का रहता है। डायरेक्टर साहब तशरीफ लाए, बहुत ही सादा मिजाज, दोनों ही हमारे गेस्ट। तो आपका ये इनाम इन बच्चों के लिए नहीं, इस पूरे इदारे के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए आपका इनाम है। आपका हम आखिर में फिर खैर मुक़द्दम करते हैं और शुक्रगुजार हैं।